सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो क्लास 10, हाउ आर यू बच्चों। आज हम लोग आते हैं अपनी अगली कहानी पर, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली चल रहा था। और मैंने आपको क्या बता दिया था उस दिन, मैंने आपको बता दिया था कि वेरी ग्रेट डिप्लोमेट एंड वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन काउंट उसकी उपाधि थी। काउंट कावुर के नाम से जाने जाते थे नेचो। तो काउंट कावुर ने क्या किया था कि जब ऑटोमन एम्पायर में और फ्रांस और ब्रिटेन, रशिया की जब लड़ाई हुई थी, तो फ्रांस और ब्रिटेन का सहयोग किया था कावुर ने। इससे फ्रांस और ब्रिटेन बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और जल्दी से जल्दी ही पीडमॉन्ट और सार्डिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे कावुर, यानी जो वहाँ के राजा थे इमैनुअल विक्टर इमैनुअल सेकंड, उनकी लड़ाई इससे हो गई ऑस्ट्रिया से। जब ऑस्ट्रिया से युद्ध हो गया तो फ्रांस ने किसका सपोर्ट किया? पीडमॉन्ट सार्डिनिया का। इसके सपोर्ट से देखिए हुआ क्या, इसके सपोर्ट से क्या कस्टडी में आ गया? लोम्बार्डी। यानी अब पीडमॉन्ट और सार्डिनिया का जो राजा था इमैनुअल विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसने कस्टडी में किसको ले लिया था? पीडमॉन्ट सार्डिनिया की कस्टडी में आ गया था ये लोम्बार्डी का हिस्सा। अच्छा, हुआ क्या? लोम्बार्डी का हिस्सा आ गया। साथ साथ में जो ये था कावुर, इसने दो स्टेट, ये हमने कहा था आपसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ्रांस था, फ्रांस एम्पायर था। और फ्रांस एम्पायर के बगल में, यानी बिल्कुल बॉर्डर पे, इसके बॉर्डर पे, इसके बॉर्डर पे बिल्कुल जो है दो स्टेट थे इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं सवाय। ध्यान रखिएगा इस चीज को, सवाय और नीस। ये दो स्टेट फ्रांस इन पे अपना कब्जा पहले से जताता था। फ्रांस कहता था कि ये मेरे इलाके हैं। तो इसलिए काबुल ने इन दोनों एरियाज को किसको दे दिया? नेपोलियन को दे दिया। नेपोलियन थर्ड, फ्रांस की किंग को। ठीक है, इससे फ्रांस बहुत और ज्यादा खुश हो गया और फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो मुरीद हो गए काबुल के। ये बहुत अच्छा आदमी है। इधर काबुल को ये लगा कि भाई हम अपने दो स्टेट दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी पॉपुलेशन नाराज हो जाए, है ना। तो उसने क्या किया कि जब उसने कहा कि नहीं मैंने लोम्बार्डी को ले लिया है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है, तो लोग उससे खुश हो गए। इसके साथ साथ काबुल ने काम और किया। क्या काम किया जानते हैं? सार्डिनिया की जो प्रिंसेस थी, यानी सार्डिनिया की जो प्रिंसेस थी, उसकी मैरिज करा दी नेपोलियन थर्ड से। तो अब यहाँ पे मैट्रिमोनियल, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी यानी विवाह के द्वारा संबंध स्थापित हुए दोनों देशों के बीच में। ठीक है, यहाँ की लड़की वहां चली गई, दूल्हा वहां से यहाँ आ गया, तो दोनों देशों के बीच में संबंध स्थापित हो गए। अब ये और ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई कि फ्रांस कभी भी पीडमॉन्ट सार्डिनिया का अपोज नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब लोम्बार्डी को कब्जे में ले लिया तो फिर वेनिस कब्जे में क्यों नहीं आया? इसका बहुत बड़ा रीजन था क्या कि ऑस्ट्रिया के भी फ्रांस से अच्छे रिलेशन थे। वो अलग की बात है कि सार्डिनिया का इसने सहयोग किया, लेकिन डिप्लोमेसी ऑस्ट्रिया की और फ्रांस की भी अच्छी चलती थी। तो ऑस्ट्रिया ने फ्रांस से रिक्वेस्ट किया अपने डिप्लोमेट्स भेजे कि भाई आप ऐसा ना करें, आप उनका सहयोग ना करें। तो फिर फ्रांस ने अपनी सेनाएं यहाँ से बुला ली थी, इसलिए वेनिस बच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? जब लोम्बार्डी के कस्टडी में आ गया तो आप जानते हैं काबुल की जो नीतियां थी वो पब्लिक को रिलीफ देने वाली थी। उसने सिविल राइट दे रखे थे, ट्रेड फ्री कर रखा था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी बना दी थी, लोगों को काम मिल रहा था, फैक्ट्रीज लग रही थी। तो इससे क्या हुआ? पैरोमा मोडेना टस्कनी, याद रखिएगा पीएमटी के नाम से जाने जाते हैं, पैरोमा मोडेना टस्कनी। यहाँ के लोग, यानी यहाँ के जो इटालियन यहाँ रहते थे, इनको काबुल ने भड़काना शुरू कर दिया। काबुल ने इनको भड़काना शुरू कर दिया कि देखिए लोम्बार्डी के लोग खुश हो गए, सार्डिनिया के लोग खुश हो गए, तुम लोग ऐसे पड़े रहो, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ आ जाओ। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ भी तीन जगह जो है आवाजें रेज होने लगी आजादी। ठीक है, ये लोग भी कहने लगे कि हम हब्सबर्ग में नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? हम रहेंगे काबुल के साथ, यानी पीडमॉन्ट सार्डिनिया में रहेंगे। इसके लिए पहले युद्ध जैसी स्थिति आ गई। फिर क्या हुआ? पीडमॉन्ट सार्डिनिया और हब्सबर्ग में यानी ऑस्ट्रिया में भी एक समझौता हो गया। ऑस्ट्रिया को वार नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करा लेते हैं, लोगों से वोट करा लेते हैं, जनमत संग्रह जिसको बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे कश्मीरी जो लोग हैं नेता, वहाँ की मांग करते हैं कि यहाँ आप जनमत संग्रह करा लीजिए कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे कि बाहर रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी
जनमत संग्रह है, ठीक है। लोगों से मांग पूछा गया कि आप कहाँ रहेंगे, तो यहाँ के मैक्सिमम लोगों ने कह दिया कि हम रहेंगे पीडमान सार्डिनिया के साथ। बस बात हो गई। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया कि भाई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, जब वो लोग चाह रहे हैं तो फिर उनको आप पीडमान सार्डिनिया के साथ यानी इटालियन उसमें रहने दीजिए। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, अब ये हिस्सा पीडमान सार्डिनिया और टस्कनी, ये इतने हिस्से इटली के एक हो गए थे। ये देखिए इटली कितना एक हो गया, इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। इसका मतलब है कि ये सब पीडमान सार्डिनिया के टेकिंग में आ गया, यानी इतने इटालियन सब एक हो गए और वो सारे वही लाभ लेने लगे जो किसको मिल रहा था, पीडमान सार्डिनिया के लोगों को काबुल दे रहे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहां से बच्चों काबुल इन्वेस्टिगेटेड द पीपल ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनिस, war with Austria, France and Britain helped Lombardy free now but Venice not due to diplomatic reason. Phase 2 in 1860, ये घटना कब हुई है इसको भी नोट कर लीजिएगा, यानी पीएमटी कब आए हैं 1860। ये फेज 2 कहा जाता है, फेज 2 कहा जाता है इटालियन यूनिफिकेशन का। ठीक है, 1860 में ये घटना हुई थी, इतने स्टेट एक साथ और आ गए थे। इन 1860 पीपल ऑफ पीएमटी आल्सो रेज द वॉइस ऑफ फ्रीडम, ए रेफरेंडम हेल्ड देयर, रेफरेंडम माने होता है जनमत संग्रह। ठीक है, अ रेफरेंडम हेल्ड देयर एंड पीएमटी वोट टू द पीडमान सार्डिनिया, इन दिस वे द पीएमटी जॉइंड द किंगडम ऑफ इटली। इस तरह से क्या हो गया कि पीएमटी ने किंगडम ऑफ इटली को ज्वाइन कर लिया जो कि पीडमान सार्डिनिया की कब्जे में था। अब बचा क्या, अब देखिए बचा वेनिस और पेपल स्टेट जहां पे पोप शासन करता था, और सिसिली, ये तीन चीजें बची हैं। अब इन तीन चीजों को करना है यूनिफाई। अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट वेनिस जॉइंट किंगडम ऑफ सार्डिनिया, वेनिस को छोड़ करके बाकी यहाँ के जितने और भी छोटे छोटे स्टेट थे, मैंने मेन लिख लिए हैं, सारे जितने भी थे सबने जो है पीडमान सार्डिनिया को ज्वाइन कर लिया काबुल के लीडरशिप में। ठीक है, काबुल की डिप्लोमेसी से, काबुल की पॉलिटिकल थिंकिंग से, उसके ब्रेन से काबुल ने इतने इटली को एक कर दिया। फिर क्या हुआ, नाउ साउथ इटालियन वेयर आल्सो रेजिंग देयर वॉइस, किंगडम ऑफ पेपल्स। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ पूरा आ गया। अब ये साउथ का जो स्टेट था जिसको पेपल स्टेट और नेपाल स्टेट, यहाँ नेपाल स्टेट भी था इधर इस साइड में, ये नेपाल स्टेट थे। नेपाल स्टेट माने क्या होता है, नेपाल स्टेट में जो क्लाइंट स्टेट थे। ठीक है, क्लाइंट स्टेट का मतलब क्या होता है कि वहां सरकारें तो थी लेकिन वो दूसरे के अंडरटेकिंग थी, जैसे ऑस्ट्रिया के अंडरटेकिंग थी। ठीक है, इधर ऑटोमन के कुछ अंडरटेकिंग थे, यानी यहाँ सरकारें तो थी लेकिन उनके शासक दूसरे राजा करते थे, हेड वो थे। ठीक है, तो ये नेपाल स्टेट भी थे। तो अब ये नॉर्थ में आवाजें उठने लगी। देखिए इन लोगों की खुशहाली देख करके ये लोग भी कहने लगे भाई मुझे नहीं रहना यहाँ मुझे आज़ादी नहीं, देखो इन लोगों को सबको आज़ादी मिल गई। ये सब वोट डालने लगे, ये सब काम करने लगे, सब फैक्ट्री में लग गए, कोई ऑफिसर बन रहा है, इनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, सबकी कमाई अच्छी हो रही है, सब ढंग से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, और हम लोग कर्ज किए जा रहे हैं दूसरे देश से। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ स्टेट पीडमान सार्डिनिया में मिलते गए तो इधर के स्टेट कम होते गए, और जब स्टेट कम होते जाएंगे तो इन पे बर्डन बढ़ेगा। क्योंकि ये जो कंट्रीज थे, जो ये रूलर्स थे, ये टैक्स बढ़ा रहे थे, तो टैक्स को ज्यादा देना पड़ रहा था, अधिकार छीने जा रहे थे, लोग इनको दबाने लगे थे, सेनाओं से धमकाने लगे थे, कहीं ऐसा ना हो ये भी आवाज उठाने लगे। तो वो इसलिए धमका रहे थे कि ये शांत बैठे, लेकिन जितना उन्होंने दबाने का प्रयास किया उतना ही ज्यादा इनके अंदर फ्रीडम की भावना जगने लगी। अब इधर के जो नॉर्थ के स्टेट थे इटली में, ये भी ये कहने लगे कि नहीं भाई मुझे भी फ्री होना है, मुझे भी आप फ्री करिए। आंदोलन होने लगे, और आंदोलन की कहानी फिर से अपनी वही पुरानी, क्या वही राइटर्स, वही थिंकर्स, वही पोएट्स सब फिर से जगाने लगे कि भाई सबको बढ़िया हो गया ना, इतने सारे स्टेट मिल गया, कुछ बच्चे, तब लोग यहाँ पहुंचने लगे, यहाँ लोगों को जगाने लगे कि देखो वहां ऐसा हो गया तुम भी करो। क्या हुआ, मेन किंगडम एज नेपाल एंड सिसिली वेयर इन द क्लच ऑफ बर्बन डायनेस्टी। आप समझ लीजिएगा, नेपाल स्टेट और सिसिली, इन दोनों पे किसका शासन था, बर्बन। बर्बन समझ गए, वही लुई वाला, लुई के खानदानी। ठीक है, लुई के खानदानी। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि फ्रांस का शासन था, क्योंकि बर्बन डायनेस्टी कहाँ की थी, फ्रांस की। वहां शासन कौन कर रहा था, नेपोलियन था। समझ लीजिएगा, अब यहाँ तो फिर काबुल का दिमाग काम करेगा।
अब काबुल ने इतना तो मिला लिया, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर वो नेपाल और सिसिली पे सीधे अटैक करता या इनको मिलाने की कोशिश करता तो कौन नाराज होता? फ्रांस। क्यों? क्योंकि फ्रांस की ही खानदानी यहाँ पर राज कर रहे हैं। सेकेंड, यहाँ था पेपल स्टेट जहाँ पोप शासन करते थे, पादरी शासन करता था, और पोप की सुरक्षा के लिए सेना किसने भेजी थी? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, नेपोलियन ने। तो अगर पेपल पे हमला करता तब भी ये नाराज हो जाता, और काबुल ये चाहता था कि फ्रांस जैसी महाशक्ति हमसे नाराज अभी ना हो, बाद में देखा जाएगा। तो अब काबुल ने किया क्या? ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, एक तीसरा इंपॉर्टेंट आदमी आने जा रहा है इटालियन यूनिफिकेशन में, जिसको बोलते हैं सॉर्ड ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। इटालियन यूनिफिकेशन की तलवार, फ्रीडम की तलवार। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या हुआ, काबुल का दिमाग देखिए कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यह है काबुल का ब्रेन जो कि बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। ठीक है, कौन है ये? काबुल। ठीक है, पीएम ऑफ कीमान साड़ी। काबुल ने किया क्या? काबुल को जब ये लगा कि वो अब डायरेक्ट न तो सिसिली पे अटैक कर सकता है, न नेपाल स्टेट पे अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ बबन डायनेस्टी है जो कि नेपोलियन के खानदानी है। रही बात पेपल स्टेट की, यहाँ ऑलरेडी नेपोलियन की सिक्योरिटी फोर्स है पोप की रक्षा करने के लिए। अच्छा, ये जानते हैं नेपोलियन ने सिक्योरिटी फोर्स क्यों भेजी थी? क्योंकि फ्रांस में रोमन कैथोलिक बहुत है, फ्रांस में रोमन कैथोलिक उस समय बहुत ज्यादा थे, और रोमन कैथोलिक यहाँ सबके सब शासन करते थे। तो ये धार्मिक मामला था, तो काबुल नहीं चाहता था कि उसके किसी एक्शन से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं, कि ऐसा ना हो कि हमने जिनको मिलाया है ये भी हमारे अगेंस्ट है, कि ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि इटली में मैक्सिमम रोमन कैथोलिक थे। ठीक है, तो देखिए उसने दिमाग से काम लिया। उसने किसको याद किया? उसने याद किया जिसपे गैरीबाल्डी। जिसपे गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी ये बहुत बड़े इटली के क्रांतिकारी थे। आप इनको बिल्कुल कंपेराइज कर सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस भारत में बहुत कम रहे, वो बाहर गए, जापान गए, हिटलर से मिले, और वहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मैनेजमेंट किया, मोर्चा संभाला, स्ट्रगल किया, और बहुत सारे इलाकों को जीत भी लिया था उन्होंने 1947 के पहले। तो इसी तरीके के क्रांतिकारी थे जिसमें गैरीबाल्डी। इनके अनुयायी बहुत सारे थे, यानी इनके ग्रुप में एक सीक्रेट ग्रुप थे, उनके ग्रुप में बहुत सारे लड़के थे, यानी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, और इनको क्या कहा जाता है बच्चों? सॉर्ड ऑफ द इटली, सॉर्ड ऑफ इटली। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे जो इनको फॉलो करते थे, यानी इनका ग्रुप था, उसको कहा जाता था रेड शर्ट। वो सब लाल शर्ट पहनते थे, उनकी ड्रेस थी, नेताजी की ड्रेस थी नहीं सुभाष चंद्र बोस की, सारे आजाद हिंद फौज के लोग, बिल्कुल आजाद हिंद फौज की जैसी इनकी आर्मी भी थी जैसे गैरीबाल्डी की। गैरीबाल्डी ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे, महान क्रांतिकारी, मास्टर इन गुरिल्ला वार। आप जानते हैं इन्होंने 1833 में क्या ज्वाइन किया था? यंग इटली। यंग इटली किसने बनाया था? किसने बनाया था? मैजिनी ने। मैजिनी ने जब यंग इटली बनाया था तो गैरीबाल्डी उस समय यंग थे, गैरीबाल्डी ने तुरंत इस संगठन को ज्वाइन किया और इन्होंने शुरू कर दी अपनी क्रांतिकारी नीतियां। इन्होंने कहा कि हम तलवार के दम पर छीन लेंगे अपनी आजादी लोगों से, विरोधियों से। ठीक है, तो हुआ क्या? जो हाल मैजिनी का हुआ वही इनका हुआ। उस समय ये जितने भी लोग शासन करते थे बहुत सशक्त थे, आपस में मिले हुए थे कि भाई ये लोग आजादी ना मांगने पाए। तो गैरीबाल्डी, मैजिनी को भी हटना पड़ा, निर्वासन झेलना पड़ा, रिबेलन, और साथ साथ में गैरीबाल्डी को भी। तो गैरीबाल्डी जब बाहर रहे तो गैरीबाल्डी बाहर केवल घूमे नहीं, गैरीबाल्डी ने इसमें महारत हासिल कर लिया। इसमें गुरिल्ला वार कौन करता था? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, दुश्मन जा ही नहीं पाता था, सेनाएं कब आ गई कब जीत लिया किले को। गुरिल्ला वार, ठीक है, छुप के वार करते थे इनके ग्रुप से। तो ये मास्टर इन गुरिल्ला वार ज्वाइनिंग इटली 1933। ठीक है, रिवॉल्यूशन उनको भी मिला। अब काबुल ने ये सोचा कि भाई ऑस्ट्रिया कमजोर है। क्यों? क्योंकि इतना सब मैंने जीत लिया है। अब पीडमॉन्ट सार्डिनिया इसमें बहुत पावरफुल था, रशिया अपने चक्कर में फंसा था, वो बोलने वाली स्थिति में नहीं था। फ्रांस के साथ ऑलरेडी इनके अच्छे रिलेशन थे, फ्रांस की शादी इन्होंने कराई थी नेपोलियन की। ठीक है, अब शादी कराई है तो है ना, बीच वाले से वो जो कराता है यार उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया जाता है ना, तो कैसे बोलेंगे? अच्छा, तो अब इसने किया क्या? डायरेक्ट फ्रांस को नाराज नहीं कर सकता था, बाकी कोई देश इनसे बोल नहीं सकता था, तो इन्होंने याद किया गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को बुलाया काबुल ने, और काबुल ने कहा कि आप तो इतने बड़े क्रांतिकारी हैं और मैं इतना ज्यादा आपके लिए कर रहा हूं, मैं इटली को एक करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। गैरीबाल्डी ने कहा मैं तो तैयार हूं, मैं तो इसी मौके की तलाश में था।
तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि आप सिसिली और नेपल स्टेट और पेपल स्टेट इनको आप कस्टडी में ले लो, कब्जा कर लो, ठीक है। यहाँ से मेरी सेनाएं जाएंगी नहीं, फ्रांस आपसे बोलेगा नहीं आप निश्चिंत रहो। ऑस्ट्रिया बहुत कमजोर है, वो बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। गैरीबाल्डी को मौका मिल गया, इधर सब समुद्र था ही। गैरीबाल्डी 1000 बोट के साथ, 1000 बोट, छोटी छोटी बोट थी जिनपे उनके सैनिक थे, यानी उनके ग्रुप्स के लोग थे। यहाँ से वो होते हुए पहुंच गए कहाँ? सिसिली। और सिसिली को क्या किया? जीत लिया। जिसको मैं पेंट कर रहा हूँ बच्चों, समझ लीजिए वो यूनिफाइड हो रहे हैं। सिसिली को किसने जीता? गैरीबाल्डी। किसके दम पर? अपनी तलवार के दम पर। ठीक, सिसिली को जीता, नेपल स्टेट को जीता। अब जब सिसिली और नेपल स्टेट को जीत लिया गैरीबाल्डी ने, और इधर ये पोप डरने लगे कि अब मेरा क्या होगा, गैरीबाल्डी तो बढ़ता हुआ आ रहा है ना। ये क्या हुआ कि गैरीबाल्डी बढ़ता हुआ आ रहा है। गैरीबाल्डी ने जब इनको जीत लिया तो गैरीबाल्डी ने क्या किया? काबुल से कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं अब आपकी यहाँ पर पीडमॉन्ट सार्डिनिया के राजा को नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि जो गैरीबाल्डी था वो किसका सपोर्ट था? मेजनी का। मेजनी क्या कहते थे? कोई मोनार्क नहीं, रिपब्लिक, जनता ही शासन करेगी, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन होगा। ठीक, तो गैरीबाल्डी ने कहा कि भाई अब यहाँ पर तो मैं रिपब्लिक कर दूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अब तो बड़ा चक्कर फंस गया यहाँ से। अब क्या हुआ? अब देखिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्थिति आ गई, गंभीर। क्या स्थिति आ गई बच्चों? अब यहाँ से शुरू होता है फेज 3, ठीक है। फेज 3 आपका स्टार्ट होता है 1861 से, बिल्कुल तुरंत 1860 के बाद 1861 से शुरू होता है क्या? फेज 3। काबुल ने अपना काम कर दिया था, सिसिली को, नेपल स्टेट को मिलवा दिया था, और इसके बाद काबुल जो थे उनकी हो गई डेथ 53 साल की एज में। इनकी डेथ हो गई। किसकी? काबुल की। क्यों हो गई? ड्यू टू स्ट्रेस। ये बंदा इतना काम करता था, सोता नहीं था, रात भर स्ट्रेटजी बनाया करता था, दिमाग इसका चला करता था, नींद आती नहीं थी इसको। कैसे इटली को एक करें, कैसे पीडमॉन्ट सार्डिनिया के राजा को, विक्टर एमानुएल को कैसे मैं पूरे इटली का राजा बना दूं, कैसे कहाँ से क्या जोड़ूं, ऑस्ट्रिया को कैसे हराऊं, प्रुसा को कैसे संभालूं, ऑस्ट्रिया को कैसे संभालूं, फ्रांस को कैसे संभालूं, उसका दिमाग बहुत चलता था। तो कहते हैं ड्यू टू स्ट्रेस इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो काबुल अपने राजा को सिखा ही गए थे। काबुल का राजा कौन था? विक्टर एमानुएल सेकंड। तो अब विक्टर एमानुएल सेकंड का दिमाग काम किया। काबुल कहानी यहाँ से खत्म होती है। हुआ क्या? मीनवाइल काबुल डाइड इन 1861 एट 51 एज में, सॉरी 53 नहीं, 51 की एज में खत्म हुए थे ड्यू टू स्ट्रेस। सो किंग ऑफ सार्डिनिया डील्ड विद ऑटोमन बिस्मार्क ऑफ पर्शिया। लाइक काबुल वांटेड टू गैरीबाल्डी डिड नॉट सेम एट। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, 1860 में ये कहानी हुई थी ना, सिसिली और नेपल्स मिल गए थे। अब देखिए काम क्या था। अब एक बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए, काबुल की डेथ के पहले की मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, 1860 की बात कर रहा हूँ। जब सिसिली को नेपल को जीत लिया तो गैरीबाल्डी ने कहा कि मैं यहाँ पे रिपब्लिक लाऊंगा, मैं आपका ये स्वीकार नहीं करूंगा ऑटोक्रेसी, मोनार्की। तो अब काबुल ने फिर यहाँ पे दिमाग चला दिया, चूंकि गैरीबाल्डी भड़का रहा था पेपल स्टेट की तरफ। पेपल स्टेट में सेनाएं किसकी थी? सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रांस की। तो उसने तुरंत फ्रांस से कांटेक्ट किया काबुल ने, और काबुल ने कहा देखो ऐसा है भाई, वो एक क्रांतिकारी है इटली का गैरीबाल्डी, वो उसने सिसिली सब जीत लिया और पोप्स को मारने के लिए जा रहा है, तो आप उसकी रक्षा करो। गैरीबाल्डी को जब पता चला तो गैरीबाल्डी ने समझौता कर लिया, किससे? काबुल से। गैरीबाल्डी ने कहा कम से कम एक तो हो रहे हैं, रिपब्लिक भी आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रिपब्लिक नहीं लाएंगे, ठीक है। और ये यहां से कहां पहुंच गए? पेपल स्टेट। पेपल स्टेट पहुंच गए, और पेपल स्टेट को भी कहां ले लिया? अपनी कब्जे में ले लिया। क्यों ले लिया? अभी बताता हूं पेपल स्टेट कब्जे में कैसे आया। आखिर पेपल स्टेट पे कब्जा कैसे किया गया? अभी कब्जा हुआ नहीं, समझ लीजिए, बस सेनाएं यहां पहुंच गई है गैरीबाल्डी की। तब तक डेथ हो गई है 1861 में किसकी? काबुल की। कहानी सब यहीं पे खत्म हो गई। अब थर्ड फेज यहां से शुरू हुआ, विक्टर एमानुएल सेकंड का काम, यानी पीडमॉन्ट सार्डिनिया के राजा का काम शुरू हुआ, और उसने भी अपना दिमाग चलाया। काबुल के साथ रहते रहते दिमागी हो गया था बच्चों। और उसने किससे कांटेक्ट किया? जानते किससे कांटेक्ट किया? उस समय
जर्मनी को एक करने की कसम जिसने खाई थी कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। जानते ना, बहुत बड़ा डिप्लोमेट था बिस्मार्क। बिस्मार्क से किसने कांटेक्ट किया? विलियम इमैनुअल सेकेंड। ये की डेथ हो गई थी, तो इमैनुअल ने इससे कांटेक्ट किया बिस्मार्क से। और बिस्मार्क से क्या कहा कि भाई देखो, हम पेप्पल स्टेट को कब्जे में लेना चाहते हैं और हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की वहां सेनाएं हैं। अब देखिए सारे रिलेशन रिश्ते नाते भूल गया, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। बिस्मार्क प्रशा का मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था प्रशा का, और बहुत ताकतवर देश था प्रशा का। प्रशा को फ्रांस से अपनी पुरानी खुन्नस निकालनी थी, ठीक है। बिस्मार्क ने कहा अटैक कर दो। बिस्मार्क ने क्या किया? पीटमान सार्डिनिया का साथ दिया, फ्रांस पे हो गया अटैक। Meanwhile, Cavour died in 1861 at 51. So, King of Sardinia Emmanuel II dealt with Otto I Bismarck of Prussia. Prussia attack on Austria and Piedmont Sardinia helped. Austria was defeated and according to deal, Venice joined in Italy. देखिए मजे की बात है, यहाँ सेनाएं भी आ गई हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से कस्टडी में पेप्पल स्टेट नहीं आया, ठीक। अब हुआ क्या? बिस्मार्क से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके बिस्मार्क और पीडमान सार्डिनिया ने अटैक किस पे किया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से पुरानी दुश्मनी थी, ऑस्ट्रिया इस समय कमजोर भी था, तो ऑस्ट्रिया पे कर दिया अटैक। ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। अब इस समय वेनिस में कब्जा किसका था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया ही वेनिस को कस्टडी में ले रहा था। यही डील हुई थी बिस्मार्क के बीच में और विलियम के बीच में कि अगर हम युद्ध जीतते हैं तो आप मुझे वेनिस दे दोगे। बस मजे क्या डील हुई थी कि अगर आपके युद्ध में मैं आपकी मदद करूंगा, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद आप वेनिस दे दोगे। जब ऑस्ट्रिया हार गया तो फिर वेनिस भी इटली में शामिल हो गया, ठीक। ये सबसे बड़ा काटा था। ऑस्ट्रिया यहाँ से बिल्कुल डैमेज हो चुका था। अब बचा था पेपल स्टेट और रोम। पेपल स्टेट ऑलरेडी वहां के पोप बहुत डर रहे थे, क्योंकि कौन बैठा था? गैरिबाल्डी बैठा हुआ था, कहना जल्दी हटो नहीं मार देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या? अब कहानी ये हुई कि वहां से बिस्मार्क और पीडमान सार्डिनिया ये आकर के पहुंचे कहां? पेप्पल स्टेट। कि छोड़िए इसको। जैसे ही पेप्पल स्टेट में पहुंचे फ्रांस को बुरा लगा। फ्रांस ने क्या किया? अब इनके खिलाफ अटैक कर दिया। फ्रांस ने अपनी सेनाएं भेज दी इनके अगेंस्ट। देखिए क्या हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ है बच्चों, ये हुआ है बैटल ऑफ सेडौन में। इसको नाम दे दीजिए बैटल ऑफ सेडौन। और इसमें हारा कौन है? ऑस्ट्रिया हारा है। ऑस्ट्रिया के हारने से पीडमान सार्डिनिया को मिल गया वेनिस, ठीक है। अब बचा रोम और पेप्पल स्टेट। देखिए आगे क्या नहीं। इन 1870 ये सब कहानी चलती रही। अब 1870 की बात है। इन 1870 इन द बैटल ऑफ सेडन प्रसा डिफीटेड फ्रांस टू सपोर्टेड टू रोम्स पोप एम्पायर। अब देखिए प्रसा फिर यहाँ आ गया। प्रसा ने पीडमान सार्डिनिया की हेल्प में किस पे अटैक कर दिया? फ्रांस पे। फ्रांस पे अटैक कर दिया प्रसा ने। क्यों? क्योंकि प्रसा पहले से ही दुश्मन था। याद है आपको, प्रसा ने नेपोलियन को हराया था। इस समय नेपोलियन का भतीजा यहाँ शासन कर रहा था। प्रसा ने अटैक कर दिया। जब प्रसा ने अटैक कर दिया फ्रांस को, फ्रांस का राजा नेपोलियन थर्ड हार गया, बंदी बना लिया गया। जब बंदी बना लिया गया तो फिर यहाँ से फ्रांस की सेनाएं थी वो वापस चली गई। यहाँ से पोप हट गए। जब पोप हट गए तो देखिए अब यहाँ फिर से दिमाग काम किया। किसका? विलियम का। क्या दिमाग काम किया? देखिए कितना दिमाग काम कर रहा है इन लोगों का इटली के यूनिफिकेशन में। कैसे काम किया इनका? अगर ये पोप को गैरिबाल्डी और पीडमान सार्डिनिया से मिलकर के पोप को मार देते या खत्म कर देते तो इनके खिलाफ विद्रोह हो जाता। क्योंकि बच्चों धार्मिक भावनाएं जो होती हैं ये आदमी के दिल से जुड़ी होती हैं। और पूरे इटली में कैथोलिक बहुत थे और ये कैथोलिक पोप को मानते भी, ठीक है। क्योंकि पोप क्या होता है? हेड प्रीस्ट होता है चर्च का, ठीक है। हेड प्रीस्ट है। तो इन लोगों ने क्या किया? रोम पे इनका सबका कब्जा ही था पोप का, रोम वगैरह पर। तो विलियम ने कहा, विलियम गैरिबाल्डी इन सबने पोप से कहा भाई आप डरो नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको मैं एक शहर दे रहा हूं जिसमें सिर्फ आपका शासन रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। जानते हैं कौन सा शहर दिया बच्चों? यहाँ पे एक छोटा सा इलाका था वेटिकन सिटी। याद रखिएगा बच्चों, वेटिकन सिटी।
इन पोप को उठा करके वेटिकन सिटी भेज दिया, रोम को लिया कब्जे में, ठीक। और पोप यहाँ शासन जरूर करते थे लेकिन ये भी इटली के ही थे, तो कुल मिला के वे खो ही गए थे। पोप से कह दिया वेटिकन सिटी आपका, आप अपने हिसाब से शासन चलाओ, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आपकी यहाँ पे ऑटोनॉमी रहे। आज भी वेटिकन सिटी में पोप का शासन है, वहाँ मुद्राएं अलग चलती हैं, मतलब पोप की ही कॉइन्स चलते हैं, पोप के रुपये चलते हैं, उसी के हस्ताक्षर से सब होता है, नहीं वहाँ का मालिक पोप है आज भी वेटिकन सिटी में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शहर है इटली का। तो बच्चों ये कहानी कब हुई? 1871 में। 1871 में जो आपका इटली था ये कंप्लीट यूनिफाई हुआ और घोषित हो गया एज ए रिपब्लिक ऑफ इटली, रिपब्लिक ऑफ, ठीक है। यहाँ ये कंप्लीट हुआ इटली का यूनिफिकेशन। फ्रांस विथड्रॉ फ्रॉम पेपल स्टेट, France withdrew their armies from Papal State and Rome became the part of Kingdom of Italy in 1871। रोम भी शामिल हो गया। आप जानते हैं इटली की राजधानी क्या है? रोम, ठीक है। जब ये रिपब्लिक बना तो रोम को इसकी राजधानी बनाया गया। किंग इमैनुअल II gave Vatican City to the Pope due to Catholic in Rome। वेटिकन सिटी दे दिया पोप को क्योंकि कैथोलिज्म बहुत था, वो विरोध नहीं लेना चाहता था अपने लोगों का। इन दिस वे इटली वाज यूनिफाइड, यहाँ हमारा इटली भी एक हो गया। तीनों पार्ट को पढ़ लीजिए, नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन अराइज हो तो आप कर लेंगे। डेट्स को बहुत आप याद रखेंगे और इटली के यूनिफिकेशन को 3 फेज में याद रखिएगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। 1860 तक, 1853, 1860 और फिर 61 से लेकर के 71। ठीक है बच्चों, 3 आदमियों का नाम जरूर याद रखिएगा, जोसेफ मेजनी, काउंट कावुर एंड गैरिबाल्डी। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। बढ़िया लगा? कहानी अच्छी लगी? ओके, पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।